कानपुर शहर में 5 भाई रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। धीरे धीरे पांचों भाई अपनी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। पांचों की शादी को कई साल बीत जाते हैं, पर किसी को भी बच्चा नहीं होता। एक दिन बड़ी बहू कविता अपने पति से कहती है, सुनिए, कितने साल हो गए पर हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हाँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन हमारे घर में बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। थोड़ी देर बाद शाम में पांचों बहुएं एक साथ बैठी होती हैं। तभी कविता को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। ये देखकर दूसरी बहू कमला बोलती है, क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक है ना? इतने में कविता भागकर वॉशरूम जाती है और उल्टी करने लगती है। चारों बहुएं कविता को देखने के लिए वॉशरूम जाती हैं और उसको कमरे में लाकर आराम से लिटा देती हैं। तभी तीसरी बहू रमा डॉक्टर को फोन करके कविता की जांच करवाने के लिए घर बुलाती है। डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि कविता माँ बनने वाली है। ये सुनकर रमा बोलती है, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। उसके बाद चारों बहुएं मिलकर कविता का बहुत ध्यान रखने लगती हैं। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और कविता एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। चारों बहुएं बच्ची को लेने के लिए अस्पताल में ही लड़ने लगती हैं। ये सब देखकर चारों के पति उन्हें समझाते हैं और थोड़ी देर बाद, कोई मुझे भी तो मेरी बच्ची को दे दो, मैं भी उसे थोड़ा प्यार कर लूं। दीदी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इसे देने का, कितनी प्यारी है। तभी पांचवी बहू विमला सीमा से बच्ची को ले लेती है और कविता को देती है। कविता अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। तभी वो देखती है कि उसकी चारों देवरानी उसे लेने के लिए उत्सुक हो रही हैं। ये सब देखकर कविता कहती है कि ये हम पांचों की बेटी है। आज से जितना अधिकार मेरा इस पर है, उतना ही तुम चारों का भी है। ये सुनकर चारों खुश हो जाती हैं और रमा बोलती है, सच दीदी, ये हमारी भी बेटी है। हाँ, ये हम पांचों की बेटी है। उसके बाद चारों कविता और बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। सब मिलकर उसका नाम प्रतिभा रखते हैं। अब हर समय चारों देवरानियां प्रतिभा के साथ साथ ही रहती थी। कविता को प्रतिभा के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन चारों एक साथ बैठी होती हैं और तभी प्रतिभा खेलते खेलते गिर जाती है। ये देखकर चारों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। कविता उस समय घर पर नहीं होती है। चारों प्रतिभा को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं और, डॉक्टर, मेरी बेटी को चोट लग गई है, एक बार उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना, क्या हो गया है मेरी बेटी को। देखिए, ये तो मामूली सी खरोच है। ये आपको मामूली चोट दिखती है? डॉक्टर को समझ नहीं आता कि चारों इतना ज्यादा बच्चे को लेकर परेशान क्यों हैं, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। चारों प्रतिभा को घर ले जाती हैं और सारी बात कविता को बताती है। कविता प्रतिभा को देखती है और बोलती है, ये तो मामूली सी खरोच है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर चारों को अच्छा नहीं लगता और विमला बोलती है, ये आप क्या कह रही हो दीदी? कविता कोई जवाब नहीं देती है और कमरे में चली जाती है। और ये चारों कुछ ज्यादा ही परेशान है प्रतिभा को लेकर। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रतिभा बड़ी हो जाती है। पांचों के इतने ज्यादा प्यार के कारण वो बहुत ही घमंडी और जिद्दी हो जाती है। एक दिन सीमा प्रतिभा के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है और, प्रतिभा, देख, मैं तेरे लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ। आवाज सुनकर प्रतिभा आती है और सीमा के हाथ में आलू का पराठा देखकर बोलती है, क्या चाची, रोज रोज आप आलू के पराठे ले आती हो? आपको कितनी बार कहा है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। प्रतिभा, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो अपनी चाची से? माँ, अभी मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती, मुझे कॉलेज जाना है, बाद में बात करते हैं। ये बोलकर प्रतिभा कॉलेज के लिए चली जाती है। शाम को वो कॉलेज से आती है तो विमला उसके लिए पकौड़े बनाकर रखती है। उसके आते ही विमला कहती है, आ गई मेरी बेटी। नहीं चाची, अभी रास्ते में ही हूँ। बहुत मजाक करने लग गई है। इतने में वहाँ रमा और कमला भी आ जाती हैं। दोनों प्रतिभा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तभी विमला रसोई से प्रतिभा के लिए पकौड़े लेकर आती है। प्रतिभा पकौड़े खाती है और कितने गंदे पकौड़े हैं, ना मिर्च है ना मसाला। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दूसरे पकौड़े बना कर लाती हूँ। प्रतिभा इसी तरह सबसे बात करती थी। पांचों की एक बेटी होने के कारण सब उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, जिसके कारण वो इतना बिगड़ गई। वो सुबह देर तक सोती और एक भी काम नहीं करती थी। एक दिन रमा और प्रतिभा को छोड़कर चारों बहुएं मार्केट जाती हैं। अचानक रमा की तबीयत खराब हो जाती है। रमा प्रतिभा को आवाज लगाते हुए बुलाती है और, बेटी प्रतिभा, इधर आ।
प्रतिभा कोई जवाब नहीं देती है। रमा प्रतिभा के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो फोन चला रही है। ये सब देखकर, बेटी मेरे लिए कप चाय बना दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चाची मैं फोन पर कुछ काम कर रही हूँ, आप खुद बना लो। रमा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रतिभा एक बार भी उसका हाल पूछने नहीं जाती है। थोड़ी देर में चारों बहुएं घर आ जाती हैं। चारों रमा को ऐसे देखती हैं और क्या हुआ रमा, सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? वो सिर में बहुत दर्द है काफी समय से। प्रतिभा तो घर में ही थी, उसके साथ डॉक्टर के पास चली जाती। रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी बातें उन सबको बताती है। ये सब सुनकर चारों को बुरा लगता है और ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उसे अपने लाड और प्यार से बिगाड़ दिया है। हाँ आप एकदम ठीक कह रही हैं। बचपन में जब कभी वो कोई गलती करती या किसी के साथ गलत करती तो हम उसे नहीं डांटते थे। हमने उसे सही और गलत के बारे में नहीं समझाया, शायद इसीलिए वो ऐसी हो गई है। अब हमें प्रतिभा को सही रास्ते पर लाना होगा। ये बोलकर वो पांचों अपनी इकलौती बेटी को सुधारने के लिए एक प्लान बनाती हैं। और अगले दिन माँ, चाची नाश्ता दे दो। कविता नाश्ता लेकर आती है। प्रतिभा नाश्ता देखती है और माँ ये क्या बनाया है? दिखाई नहीं दे रहा है खाना है? मुझे नहीं खाना ये खाना। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखी रहो। माँ आपको क्या लगता है अगर आप मेरी पसंद का नाश्ता नहीं बनाओगी तो मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा? मैं अभी अपनी चाचियों को आवाज लगाती हूँ, चारों अभी मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता बना देंगी। प्रतिभा चारों को आवाज लगाती है। चारों बाहर आती हैं। प्रतिभा चारों को अपना नाश्ता बनाने को कहती है। ये सुनकर प्रतिभा, कविता दीदी ने नाश्ता बना लिया है, तुम वही खा लो। ये सुनकर प्रतिभा को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद उसकी तीनों चाची भी यही जवाब देती हैं। ये देखकर आप पांचों को हुआ क्या है? पहले तो मेरे आगे पीछे रहती थी और अब ये सब। अब से तुम्हें अपना काम खुद ही करना है। तुमने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। अब से तुम्हें जो मन करे वो करो। अब प्रतिभा को अपना काम खुद करना पड़ता है। ये सब देखकर पांचों को बहुत बुरा लगता है, पर पांचों को प्रतिभा को सुधारने के लिए ये सब करना पड़ता है। प्रतिभा को काम करने की आदत नहीं होती है, इसलिए उसे बुखार हो जाता है। वो अपने कमरे से पांचों को आवाज लगाती है। पांचों प्रतिभा की आवाज सुनकर उसके कमरे में जाती हैं, तो देखती हैं कि उसे बहुत तेज बुखार है। ये सब देखकर दीदी इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। इतना सुनते ही रमा डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर प्रतिभा को दवाई देती है। उसके बाद पांचों प्रतिभा की दिन रात सेवा करती हैं। 2 दिन में प्रतिभा एकदम ठीक हो जाती है। उसके बाद आप पांचों मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनते ही पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचों प्रतिभा को गले लगा लेती हैं। उसके बाद पांचों अपनी इकलौती बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। मंगलपुर में देवेश अपनी पत्नी शांति और माँ कांता के साथ रहता था। देवेश एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान था और कपड़े बनाने वाली एक कंपनी में मैनेजर था। शांति भी समझदार और बहुत व्यवहार कुशल थी। देवेश पूरी मेहनत से नौकरी करता और शांति भी पूरी लगन से घर संभालती थी। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। शांति और देवेश की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन शांति की गोद अब तक सूनी ही थी। काफी इलाज करवाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं मिला। शांति की सास कांता को भी बस इसी बात का दुख था। वो हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती और तो और मन्नत से लेकर झाड़ फूंक तक वो हर तरीके को आजमाती। एक दिन जब शांति घर के कामों में लगी थी, तभी कांता वहां आई और उससे बोली, अरे शांति, वो कल जो प्रसाद की पोटली में लाई थी वो कहाँ है? वो पोटली? माँ जी, मैंने वो पोटली आपके कमरे में रख दी थी, अभी लेकर आती हूँ। शांति जाकर उस पोटली को लेकर आती है और उसे कांता को दे देती है। कांता उस पोटली को खोलकर उसमें से कुछ गेहूं के दाने निकालती है और उन्हें शांति को देते हुए कहती है, ले बेटा, वो घाट वाले मंदिर के बाबा जी है ना, बड़ी सिद्धि है उनके पास, उनसे लेकर आई हूँ। उन्होंने मंत्र जाप करके ये गेहूं के दाने तेरे लिए दिए हैं। रोज खाली पेट गेहूं के 7 दाने खाने हैं, अच्छे से चबा चबा कर। बाबा जी कह रहे थे अगर 21 दिन तक बहू ने ये नियम पूरा कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है माँ जी। शांति कांता से उन गेहूं के दानों को ले लेती है और अगले ही दिन से उन्हें खाना शुरू कर देती है। 21 दिनों तक पूरा नियम करने के बाद भी उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। जब ये बात देवेश को पता चली तो उसने गुस्से से शांति से कहा, ये क्या शांति, तुम भी माँ की बातों में आ गई? उनकी उम्र हो गई है,
वो किसी की भी बातों में आ जाती हैं। पर तुम तो समझदार हो। अरे आप नाराज मत होइए, माँ जी बड़ी उम्मीदों से लाई थी वो गेहूं के दाने, और उन्हें खा लेने से मुझे कोई नुकसान थोड़ी ही हुआ है। बस दुख तो इस बात का है कि एक बार फिर माँ जी के साथ साथ मेरी भी उम्मीद टूट गई। पता नहीं क्यों भगवान हमसे नाराज है। इतना कहकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। देवेश भी उदास हो जाता है। वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर उसे शिव मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है और हाथ जोड़कर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। उसके पास में ही बैठे दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। भाई, भोले बाबा की दया से मेरी दुकान अब बढ़िया चल रही है। मेरी मुराद महादेव ने पूरी कर दी। सावन का महीना आने वाला है, मैं तो जाऊंगा कावड़ लेकर। अब तू चलेगा ना? हाँ भाई, मैंने भी मन्नत मांगी हुई है, दोनों साथ चलेंगे। उन दोस्तों की बात सुनकर देवेश को भी कांवड़ यात्रा पर जाने का मन करता है। वो हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करता है। हे महादेव, मेरा यहाँ आना और कांवड़ यात्रा के प्रति प्रेरित होना शायद आपका ही इशारा है। मैं प्रण लेता हूँ कि इस बार सावन के महीने में मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा। आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है मुझे। बस एक औलाद दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवेश प्रार्थना करते हुए रोने लगता है। काफी देर मंदिर में रुकने के बाद वो घर जाता है और शांति को अपने प्रण के बारे में बताता है। ये जानकर शांति बहुत खुश होती है। वो देवेश से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कांवड़ यात्रा पर निश्चिंत होकर जाइएगा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। शांति की बात सुनकर देवेश मुस्कुराता है और शांति के सिर पर हाथ रखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। जैसे जैसे सावन का महीना नजदीक आ रहा था, कांवड़ यात्रा को लेकर देवेश का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक काम पर से घर लौटते हुए देवेश की मोटरसाइकिल पर से उसका संतुलन खो गया। उसके सामने अचानक एक बच्चा आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में देवेश ने अपनी मोटरसाइकिल पर से संतुलन खो दिया और काफी दूर तक मोटरसाइकिल के साथ ही घिसटता चला गया। उसके सिर पर कई गहरी चोटें आईं। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जैसे ही शांति और कांता को इस बारे में पता चला, वो दोनों तुरंत ही अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल जाकर शांति ने डॉक्टर से देवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, देखिए, लोग उन्हें सही वक्त पर हमारे पास ले आए, इसलिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? वो कोमा में चले गए हैं। उन्हें कब होश आएगा पता नहीं। ये सुनते ही शांति वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अजीब वक्त था शांति और कांता के लिए। एक तरफ इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी और दूसरी तरफ देवेश बेसुध अस्पताल में पड़ा था। शांति और कांता ने मंदिर जाकर पूजा की और देवेश के ठीक हो जाने की मन्नत मांगी। तभी शांति ने कुछ लोगों को कावड़ के साथ मंदिर में पूजा करते देखा। सावन का महीना शुरू हो चुका था। शांति को देवेश की कावड़ यात्रा पर जाने का प्रण याद आया। वो रोने लगी और रोते रोते अपनी सास कांता से बोली, माँ जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? जिस इच्छा के साथ उन्होंने कावड़ यात्रा पर जाने का प्रण लिया था, वो तो महादेव जी ने पूरी कर दी, पर अब उनका प्रण कैसे पूरा होगा? माँ जी, रो मत बेटी, महादेव की लीला अपरंपार है। उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मन्नत पूरी की है, वो देवेश को कुछ नहीं होने देंगे और मुझे तुझ पर भी भरोसा है। मैं जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। अपनी सास की बातें सुनकर शांति कुछ सोचने लगती है और फिर अपनी सास से कहती है, आपने सही कहा माँ जी, मुझे ही सब संभालना होगा। मेरे पति कावड़ यात्रा पर नहीं जा सकते तो क्या, मैं जाऊंगी उनकी जगह। मैं उनका प्रण पूरा करूंगी और साथ ही महादेव को मेरी एक इच्छा भी पूरी करनी होगी। मेरे पति को बिल्कुल पहले जैसे ठीक करना होगा। मेरा वो मतलब नहीं था बेटी, तू इस हालत में कैसे? आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, महादेव मेरे साथ है, बस आप इनका ख्याल रखिएगा। कांता शांति को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। वो घर जाकर तुरंत ही कांवड़ यात्रा की तैयारी करती है और अगले ही दिन अपनी सास का आशीर्वाद लेकर अकेले कांवड़ लेकर घर से चल पड़ती है। शांति ने कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो माँ बनने वाली थी। ऐसे में थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो थक जाती थी। कुछ देर रुककर आराम करती
और फिर उसी जोश के साथ फिर से चल पड़ती। उसे इस यात्रा को देवेश के लिए पूरा करना था, लेकिन मौसम से लेकर भूख प्यास से भी उसे अभी लड़ना था। शांति को घर से निकले 2 दिन बीत चुके थे। घर से लाया हुआ खाना पानी सब खत्म हो चुका था। वो भूख प्यास से बेहाल एक मंदिर के बाहर बैठ गई तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो गरीबों को खाना खिला रही थी और उसका 1 साल का बच्चा मंदिर के आंगन में खेल रहा था। वो बच्चा खेलते खेलते एक बड़े गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। शांति ने जैसे ही उसे देखा वो बच्चे की तरफ भागी और उसे गोद में उठा लिया। महिला ने शांति को ऐसा करते देखा तो तुरंत उससे अपने बच्चे को छीना और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो? मेरे बच्चे से दूर रहो। नहीं बहन जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपका बच्चा उस गड्ढे की तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने। महिला उस गड्ढे को देखती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शांति से कहती है, ओह माफ करना बहन, मैंने बहुत गलत समझा तुम्हें। अरे तुम कावड़ लेकर जा रही हो? वाह, बहुत हिम्मत है तुम में। मैंने कभी किसी औरत को ऐसा करते नहीं देखा। कहाँ से हो और साथ में कौन है तुम्हारे? शांति उस महिला को अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सब जानकर महिला दंग रह जाती है और शांति से कहती है, सच में महादेव का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, वरना इतना साहस हर किसी में नहीं होता। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा। देखो, मेरे पति एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं, ये लो उनका फोन नंबर। पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत फोन करना, ठीक है? अब चलो, चलकर खाना खा लो। शांति उस महिला से फोन नंबर ले लेती है और उसे शुक्रिया कहकर पेट भर खाना खाती है। वो महिला शांति को काफी सारा खाना, फल और पानी बांध कर दे देती है। शांति फिर से उसे शुक्रिया अदा करती है और आगे बढ़ जाती है। अब शांति में पहले से ज्यादा जोश था। वो भोले बाबा का नाम जपते हुए चली जा रही थी और साथ ही देवेश की चिंता भी उसे सता रही थी। कई मुश्किलों ने उसका रास्ता रोका, कभी बारिश तो कभी तपती धूप, कभी पैरों में चोटें आई तो कभी पूरा शरीर हिम्मत तोड़ने लगा। लेकिन शांति का दृढ़ निश्चय नहीं टूटा और आखिरकार वो कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच गई। उसने पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की और गंगा जल लेकर वापस घर की तरफ चल दी। उधर देवेश की हालत स्थिर बनी हुई थी। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे होश भी नहीं आ रहा था। ये देखकर कांता की हिम्मत टूटती जा रही थी। एक तरफ उसका इकलौता बेटा बेसुध अस्पताल के बेड पर था, तो दूसरी तरफ गर्भवती बहू कांवड़ यात्रा पर गई हुई थी। एक दिन कांता के सब्र का बांध टूट गया। वो देवेश को देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, हे महादेव, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरे परिवार की। मेरे बेटे की ये हालत है और मेरी बहू किस हालत में है मुझे ये भी नहीं पता। उसकी कोख में मेरे परिवार का वंश है। कुछ तो दया कीजिए प्रभु, कुछ तो दया कीजिए। कांता रो रही थी। तभी पीछे से शांति की आवाज आती है, माँ जी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। मैं और मेरा बच्चा दोनों महादेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं और मैंने कांवड़ यात्रा भी पूरी कर ली है माँ जी। शांति को बिल्कुल सही सलामत देखकर कांता को बहुत सुकून मिलता है। वो शांति को गले से लगा लेती है। फिर शांति कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल की कुछ बूंदें देवेश के मुंह में डालती है और हाथ जोड़कर महादेव से अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगती है। तभी उसके कानों में देवेश की आवाज पड़ती है, शांति माँ। देवेश को होश आ गया था। इस चमत्कार को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन शांति और कांता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। देवेश फिर से बोलने की कोशिश करता है, शांति वो कावड़। शांति देवेश के मुंह पर हाथ रखती है और उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए बड़े प्यार से कहती है, कुछ मत कहिए, आराम कीजिए। कावड़ यात्रा हो चुकी है। मैंने और आपके अंश ने मिलकर आपका प्रण पूरा कर दिया है और महादेव ने आपको होश में लाकर हमारी कावड़ यात्रा को सार्थक बना दिया है। जय भोलेनाथ। रेखा और सुलेखा दोनों जुड़वा बहनें अपने पिता रामेश्वर दयाल के सीने से लगकर लगातार रोई जा रही थी। रामेश्वर जी की आंखें भी नम थी। रो रो कर उनका भी गला रुंध गया था, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिबास में विदा होती अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक संतोष भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बाबा अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, दवाई टाइम पर जरूर लेना। मैं थी तो पीछे पड़ी रहती थी आपके, अब मैं नहीं होंगी, इसलिए दवा समय पर लेना बाबा।
तू भी अपना ध्यान रखना रेखा, तेरी बहुत फिक्र लगी रहेगी। मेरा ध्यान रखने को यहाँ माँ तो है ना, वो रखेगी मेरा ध्यान। हाँ माँ तो है, लेकिन माँ को आप कैसे उल्लू बनाते हैं ना, वो मुझे पता है। सुनिए, नो मीठा, बिल्कुल भी मीठा मत खाना। कितना शुगर बढ़ गया था पिछले महीने आपका। सारी मिठास तो तुम दोनों के विदा होने के बाद चली जाएगी। ये कहकर रामेश्वर जी एक बार फिर से रोने लगे। रेखा और सुलेखा ने उन्हें फिर से जोर से गले लगाया और कहा, बाबा इतना रोगे तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। अरे नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है रे, इसे बहने दे। एक बाप इस आंसू का इंतजार 20-25 साल करता है। जब बेटियां विदा हो जाती है तो उसके आंसू तो सूख जाते हैं रे। रामेश्वर जी की दोनों बेटियां विदाई के लिए तैयार थी। रेखा और सुलेखा एक साथ ही डोली में बैठ गई और अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी डोली सड़क पर से गुजरने लगी तो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी डोली की ओर देखने लगे। अरे एक ही डोली में दो दो दुल्हने, ये क्या माजरा है भाई? क्या कहा? 2 दुल्हने एक ही डोली में? अरे हाँ, वो देखना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही डोली में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं। लेकिन फिर लोगों को उड़ते उड़ते ये बात पता लगी कि दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के अखिल से शादी की है और ये डोली उसके घर ही जा रही है। हाय, घोर कलयुग आ गया है भाई। ये तो एक ही लड़के से 2-2 बहनों ने शादी कर ली। अजीब बेशर्मी है ये तो। भला ऐसा कौन करता है? कुछ लोग इस घटना को आश्चर्य की तरह देख रहे थे तो कुछ लोग इसके मजे ले रहे थे। सही है भाई, है? उस लड़के ने सही किस्मत पाई है। 2-2 बीवियां, मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। धीरे धीरे ये बात शहर में चारों ओर फैल गई। जिसे देखो वो इसी बात की चर्चा कर रहा था। न्यूज चैनलों और अखबारों में भी दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही लड़के से होने की खबरें हेडलाइन में थी। जी हाँ, आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। गंगापुर की 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी की है और एक ही डोली में बैठकर वो अपने ससुराल पहुंची हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासन भी हरकत में आ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर कानूनी है। भला एक ही लड़के से दोनों लड़कियां कैसे शादी कर सकती हैं? साहब, थाने के बाहर कई लोग इसी बात का विरोध जताने के लिए इस शादी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। समाज में अश्लीलता फैलाना बंद करो, कानून का मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, उस लड़के को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन पर पब्लिक का बहुत दबाव आ गया था। इंस्पेक्टर विकास अपने हवलदार के साथ अखिल के घर की ओर उसे गिरफ्तार करने निकल पड़े। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विकास अखिल के घर पर थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई, यहाँ पर अखिल कौन है? सर, मैं हूँ। अच्छा, तो वो तू है जिससे 2-2 लड़कियों ने शादी की है। तुझे पता है ये गैर कानूनी है? सर, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अबे 2-2 लड़कियों के साथ शादी करके तू किसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है? तू तो रंगरलिया मना रहा है, वो भी खुलेआम। ये कहकर इंस्पेक्टर विकास ने अपने हवलदार को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। तभी सुलेखा अंदर कमरे से भागती हुई आई। अखिल, अखिल जल्दी चलो, रेखा को फिर से खून की उल्टियां हो रही हैं। वो बार बार तुम्हें ही पुकार रही है। सर प्लीज, आपको मुझे गिरफ्तार करना है, ठीक है, आप कर लीजिएगा मुझे गिरफ्तार, लेकिन अभी मुझे मेरा फर्ज निभाने दें, एक पति का फर्ज। इंस्पेक्टर विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिल उससे क्या कह रहा है और वो कौन से फर्ज को निभाने की बात कर रहा है। फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और हवलदार के साथ वहीं खड़ा रहा। अखिल जब कमरे के अंदर गया, जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। अखिल, अखिल, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मुझे गले से लगा लो ना। और तू सुलेखा, तू भी आना मेरे पास, इस तरह दूर तो मत रह। अब कैसी तबीयत है पार्वती इन दोनों की? दोनों का बुखार अब उतर गया है, लेकिन खांसी दोनों को है। ये दोनों भी ना परेशान कर देती हैं हमें। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को बीमार होना ही है, और एक खिलखिलाती है तो दूसरी भी हंस पड़ती है। दोनों बहनें साथ खेलती, अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को भी दर्द शुरू हो जाता। बहुत ही सच्चा प्यार था उन दोनों में। एक दूसरे के बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। पार्वती, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, शादी के बाद क्या होगा इनका? बाबा, हम दोनों एक ही घर में और एक ही लड़के से शादी कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। समय अपनी गति से बीतता रहा। रेखा और सुलेखा दोनों अब कॉलेज में थे और यही रेखा की मुलाकात अखिल से हुई और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। अखिल, तुम्हारे बिना जिंदगी जैसे जल बिन मछली।
आई लव यू रेखा। रेखा ने सुलेखा को अखिल के बारे में बता दिया था। वो रेखा के लिए बहुत खुश थी। हालांकि उसे दुख होता कि शादी के बाद वो उससे दूर हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? शादी के बाद तू भी चलना ना हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ, ऐसा होता है क्या? होता नहीं तो क्या, हम करेंगे ना ऐसा। ये बात रेखा सुलेखा से हमेशा कहा करती थी, लेकिन सुलेखा को पता था ये संभव तो नहीं है। बहरहाल दोनों के घर वाले राजी हो गए थे और 1 महीने बाद दोनों की शादी होनी थी। लेकिन एक दिन रेखा जब कॉलेज से घर आई तो उसे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। अरे रेखा, ये तो खून है, तुम्हें खून की उल्टियाँ हो रही हैं। रेखा को जब अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। उसके कई सारे टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद रेखा को ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। वो बहुत ही कम दिनों की मेहमान है। रेखा के बारे में सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। सुलेखा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर अखिल को जब ये पता लगा तो उसके भी होश उड़ गए। वो रेखा से बहुत प्यार करता था। ये सोचकर कि रेखा कुछ दिनों के बाद सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, वो लगातार रोए जा रहा था। अखिल, होनी का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन मैं मर के भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वो तो रहोगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ बिताए पल, तुम्हारी एक एक बात मेरे साथ रहेगी। वो तो है, लेकिन मैं किसी दूसरी तरह से तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ। मतलब? तुम सुलेखा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? अखिल, मैं कह रही हूँ कि तुम हम दोनों से शादी कर लो। मेरी मौत के बाद सुलेखा के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अखिल, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तुम इसे पूरा करोगे ना, या मुझे ऐसे ही मर जाने दोगे? रेखा की खुशी की खातिर अखिल और सुलेखा दोनों ने उसकी बात मान ली। इंस्पेक्टर विजय को जब इस शादी की असलियत पता चली तो उसकी आंखें भीग गई। वो वापस थाने जा रहा था, तभी अखिल के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रेखा, रेखा, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन रेखा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और सुलेखा अखिल का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी। सेठ दुर्गादास और उनकी धर्मपत्नी आशा देवी का रामनगर में एक सभ्य परिवार था। दुर्गादास ने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया था, पर दुर्गादास को एक दुख था कि उसके इकलौते बेटे मोहन को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर रात घर लौटता था। मोहन की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ दुर्गादास की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय दुर्गादास और आशा मोहन को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन दुर्गादास ने आशा से कहा, आशा, मैं सोच रहा हूँ मोहन की शराब और जुए की लत बढ़ती जा रही है। मैंने किशोर भाई साहब से बात की हुई है। उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ मोहन की शादी कर देते हैं। शायद बहू के आने से मोहन थोड़ा सुधर जाए। तो आप ठीक ही रहे हो। किशोर भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ दुर्गादास अपने मित्र किशोर से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। उसी शाम मोहन जब घर आता है, सेठ दुर्गादास उसे कहता है, मोहन, अब मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की अच्छे घराने की, पढ़ी लिखी है। मुझे कोई शादी नहीं करनी पिताजी। मोहन, अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम्हारा खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। पिता की कही बातों को सुनकर मोहन डर जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी सुहाना नाम की लड़की से हो जाती है। सुहाना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास आशा और ससुर दुर्गादास का बहुत ध्यान रखती थी, पर मोहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दुर्गादास ने सोचा था कि मोहन की शादी के बाद शायद आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही घर आता था। आशा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने वकील साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सुहाना बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मोहन की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद सुहाना और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ दुर्गादास स्वर्ग सिधार जाते हैं। दुर्गादास के मरने के बाद सुहाना अपनी सास आशा का बहुत ख्याल रखती थी। वो आशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। एक दिन, माँ जी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मोहन है जो सारा दिन घर से गायब रहता है, पता नहीं अभी भी कहाँ होगा। माँ, ये सब क्या है?
पिताजी ने सारी जायदाद सुहाना के नाम क्यों कर दी? जैसे मैं तो उनका बेटा ही नहीं। मोहन, तुम्हारी शराब की बुरी आदतों की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया है। पिताजी ने ये सब ठीक नहीं किया माँ। मोहन गुस्से में फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बार में पहुंचता है। वो देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। मोहन लड़की को देखकर चौंक जाता है। लड़की बिल्कुल मोहन की पत्नी सुहाना की शक्ल की होती है। मोहन के दिमाग में सुहाना को रास्ते से हटाने की तरकीब आ जाती है। वो मैनेजर को बोलकर लड़की को अपने पास आने को कहता है। लड़की उसकी टेबल पर जाती है। मेरा एक काम करोगी? बहुत पैसे मिलेंगे। साहब, पैसों के लिए तो मयूरी कुछ भी कर जाएगी। बस आप काम बताओ। एक काम करो, मुझे बाहर मेरी गाड़ी के पास मिलो। कुछ देर बाद मयूरी बार से बाहर आती है। मोहन मयूरी को गाड़ी में बैठने को कहता है और अपनी बात शुरू करता है। देखो मयूरी, बात यह है कि मेरी पत्नी सुहाना की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई पाई को तरस रहा हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ साहब? मयूरी, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। उसके बाद तुम सुहाना की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आओगी। तुम्हें देखकर माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि असली बीवी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊंगा, फिर हमारा खेल शुरू होगा। तुम जायदाद के कागजात पर नकली साइन करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मोहन मयूरी से बात करके घर चला जाता है। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। सुहाना, ये देखो गोवा की टिकट। तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हो। मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो अब हो आते हैं। तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकट है। पर माँ जी को अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? बहू, मुझे पता है तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, पर मोहन का भी तो तुम्हारे लिए कुछ फर्ज बनता है। और ये तुम्हें घुमाने ले जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। मोहन सुहाना को गोवा ले जाता है और एक जहाज किराए पर लेता है और मौका देखकर। सुहाना, देखो वो मछली कितनी सुंदर है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अरे थोड़ा नीचे देखो। मोहन बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मोहन सुहाना को समुद्र में धक्का दे देता है। सुहाना बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज को अनसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामनगर आ जाता है और मयूरी के घर जाता है। अब तुम्हारे नाटक का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो। मोहन मयूरी को सुहाना बनाकर घर पहुंचता है। सुहाना बिना आशा के पैर छुए मोहन के साथ कमरे में चली जाती है। आशा को अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन, ये आजकल सुहाना बहू को क्या हो गया है? जब से गोवा से आई है कुछ पतली पतली सी है। न पूजा पाठ करती है, न चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। एक बार पूछ कर आती हूँ, शायद तबीयत ठीक ना हो। सुहाना बहू, आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ए बुढ़िया, मेरी नींद खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जल्दी उठो या देर तक सो। तेरे बाप का क्या जाता है, यहाँ से जा और मुझे सोने दे। आशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुहाना इतनी कैसे बदल गई। मोहन कई बार मयूरी को जायदाद के कागजात पर नकली साइन करने की बात कह रहा था, पर वो बार बार टाल देती थी। एक दिन, मयूरी, मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ कागजात पर साइन कर दो, पर तुम इतने दिनों से टाल रही हो। अगर तुमने ज्यादा समझदारी दिखाई या कोई हेरा फेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में सुहाना बनाकर ला सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। अरे डार्लिंग पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही सीख जाऊंगी कर दूंगी। मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मयूरी के बॉयफ्रेंड सतीश का फोन आ जाता है। अरे मेरी जान मयूरी, कहाँ हो आजकल? बाहर में भी नहीं दिखती। बस समझ लो एक मुर्गा फंसाया है जिसे हलाल करना बाकी है बस। मयूरी सतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के लिए घर आने को कहती है। कुछ ही देर में सतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आ जाता है।
मयूरी सतीश और उसके दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगती है। इतनी देर में आशा आ जाती है और वो मयूरी से कहती है, सुहाना बहू, ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन है? तुम इन गुंडे लोगों के साथ बैठकर शराब और सिगरेट पी रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर तुम ये हरकत कर रही हो। आने दो मोहन को जरा। ए बुढ़िया, तू क्या बताएगी अपने बेटे को? वो खुद ही गलत है। और मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मयूरी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जा मेरे घर से। तुम्हारा घर? एक सेकेंड, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही है मिस्टर मोहन। ये घर तो कब का मेरे नाम हो चुका है, यानी कि सुहाना के नाम। निकलोगे तो अब तुम दोनों माँ बेटे। इन्हें जिंदा मत छोड़ो मयूरी, इन दोनों माँ बेटों को जान से मारना ही ठीक रहेगा। जिंदा रहकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं इन लोगों के साथ जाकर दोनों माँ बेटों को खाई से नीचे फेंक देता हूँ। इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इन दोनों को मारना ही सही है। मोहन, ये सब क्या है? ये मयूरी है तो मेरी बहू सुहाना कहाँ है? मेरी बहू सुहाना कहाँ चली गई? तुम्हारी बहू सुहाना को तो तुम्हारा बेटा कब का जान से मार कर आ चुका है। गोवा में इसने उसे समुद्र में फेंक दिया था। मोहन, तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। आशा रोने लगती है। सतीश और उसके साथी आशा और मोहन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। सुहाना जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इस नकली बीवी को पकड़ लिया है। सुहाना, मेरी बहू, तुम जिंदा हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई और मैं जैसे तैसे यहाँ पहुँची। पर मैंने जब मयूरी को मेरी जगह यहाँ देखा तो मैं सीधा पुलिस के पास मदद के लिए गई और इन्हें सारी बात बताई। मोहन जी, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाज पर मेरा पैर खुद फिसल गया था। इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद की, आप इन लोगों को ले जा सकते हैं। पुलिस मयूरी और सतीश को गिरफ्तार कर लेती है। आशा मोहन से कहती है, देखा मोहन, आज अगर सुहाना तुम्हारी मदद ना करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। हमारी जान भी चली जाती और तुमने इसे जान से मारना चाहा। सुहाना, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फर्क भूल गया था। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो होना था हो गया। आप दुखी मत होइए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। सुहाना की अच्छाइयों ने उसे जिंदा रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस दिन से मोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है। ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। जवाहर बैलगाड़ी चलाता है। उसके दोनों बैलों का नाम राम और श्याम है। वो राम और श्याम से बहुत प्यार करता है। आजा राम श्याम, खाना खा ले, आज बहुत काम करना है। राम और श्याम भी जवाहर से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों सिर्फ जवाहर के हाथों से ही खाते हैं। दोनों को खाना खिलाकर जवाहर उनको गाड़ी के साथ बांधता है और बैलगाड़ी चलाते हुए काम की खोज में निकल जाता है। कभी रास्ते में किसी को कहीं जाना होता है तो उसे जवाहर कुछ पैसों के बदले छोड़ देता है, तो कभी कोई सामान अपनी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी से उसका दिन गुजर जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस ऐसे ही दिन बीत जाएं, और क्या। लेकिन जवाहर को कहाँ पता है कि उसकी जिंदगी में तो अभी आंधी आने वाली है। जवाहर की माँ यशोदा बूढ़ी हो गई है। घर का काम वही संभालती है। एक दिन यशोदा जवाहर से कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब शादी कर ले। मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मेरी बात मान, शादी कर ले, मैं लड़की देखती हूँ। यशोदा लड़की देखना शुरू करती है। पास ही के गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलेखा है। सुलेखा बड़ी घमंडी और खुदगर्ज लड़की है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी। हाँ, तुम लोग बस देखते रह जाओगे। हाँ सुलेखा, तू इतनी सुंदर जो है। यशोदा उसी गांव की लड़की है। इसी वजह से सुलेखा के पिता भोला चंद के साथ उसकी जान पहचान है। वो दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद किया करते थे।
भोला चंद जब सुनता है कि यशोदा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है तो वो खुद सुलेखा का रिश्ता लेकर यशोदा के पास चला आता है। यशोदा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे मेरा दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोनों मिलकर जवाहर और सुलेखा की शादी तय कर लेते हैं, लेकिन ये सुनकर सुलेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या? मैं एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाले से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू वहाँ पर खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसों से खुशी खरीद सकती हूँ। तो एक बार मिल तो ले उनसे, तेरी खुद की माँ नहीं है। देखना, यशोदा का प्यार तुझे लुभा जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलेखा उनसे मिलने के लिए राजी हुई। ठीक है, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद मजा चखाऊंगी। अगले दिन जवाहर और यशोदा भोला चंद के घर पर चले गए। सुलेखा एक साड़ी पहन कर आई और सबके सामने बैठ गई। वाह भोला चंद, तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए जीभ ललचाते हुए चली आई यहाँ बुढ़िया। ये सुनकर सभी चौंक गए। भोला चंद ने कहा, ये क्या बेटी, ये कैसी भाषा है? मैं तो ऐसी ही बात करूंगी पापा। ये दोनों गरीब नल्ले मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। वो घर है या कबाड़ खाना? देखिए सुलेखा जी, आप मेरी और मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। अरे मान अपमान तो अमीरों का होता है, तुझ जैसे नाली के कीड़े वो क्या जाने। और तभी एक गड़बड़ हो गई। यशोदा का दिल कमजोर था, वो ये सब सह नहीं पाई। उसे हार्ट अटैक आ गया। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? यशोदा टेढ़ी हो गई। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी बुढ़िया धरती पर बोझ है बोझ। ऐसे लड़के, मुझसे शादी करनी हो ना तो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा कर मेरे सामने ला, तब सोच कर देखूंगी। ये बोलकर सुलेखा चली गई। यशोदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। पैसा है तुम्हारे पास? जिंदगी में पहली बार जवाहर को अपनी गरीबी पर दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया। घर बैठे सोचता रहा। सुबह राम और शाम को लेकर काम पर निकल जाने लगा और शाम को घर लौटकर खाना बनाने लगा और अपनी माँ की देखभाल करने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। खाना बनाते बनाते जवाहर को खाना बनाने से प्यार हो गया, लेकिन अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए उसे घर गिरवी रखना पड़ा। उधर सुलेखा सोशल मीडिया की मदद से एक लड़के से मिली। लड़के का नाम सुशांत है और वो बहुत बड़े अमीर आदमी का लड़का है। मुझे तो तुम जैसे किसी का इंतजार था, आज मुझे सब कुछ मिल गया है सुशांत। हाँ सुलेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुलेखा एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखने लगी। इधर 2 महीने बाद भी जब जवाहर पैसे नहीं लौटा पाया, तब उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसा मत कीजिए साहब, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बात कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जा भाग यहाँ से, आज से घर मेरा। जवाहर ने यशोदा को बैलगाड़ी पर सुला दिया और वो बैलगाड़ी चलाकर शहर की ओर चलने लगा। उसके पास सिर्फ खाना बनाने के लिए एक चूल्हा है। माँ, आज से ये बैलगाड़ी ही हमारा घर है। क्यों राम श्याम, हम दोनों इसमें रह पाएंगे ना? राम और श्याम ने चिल्लाकर सम्मति दी। जवाहर शहर पहुंच गया। शहर तो आ गया मैं, लेकिन अब पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं? माँ को बैलगाड़ी में छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता, और यहाँ बैलगाड़ी में कोई चढ़ेगा भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते ही जवाहर ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग ठेला लेकर आ गए और खाना बनाकर बेचने लगे। तब जवाहर के दिमाग में आइडिया आया। अरे, मेरे पास तो चूल्हा है और माँ की गुप्त कुछ रेसिपी भी, क्यों ना मैं भी खाना बेचूं? जवाहर के पास जो कुछ बचे खुचे पैसे थे, उससे जवाहर ने सब्जियां खरीद ली और उससे खाना बनाने लगा। अरे वाह, ये कौन सी डिश है भाई? ये है अनोखी आलू। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अरे वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई। अनोखी आलू है और स्मेल भी बढ़िया है भाई इसकी। दो जरा, मुझे 1 प्लेट अनोखी आलू दो। उस आदमी ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे और खाना खाते रहे। जवाहर के पास पैसे भी जमने लगे। उसे खाना बनाने में मजा आने लगा। उसने खुद से बहुत सारी नई रेसिपी बनाई। उधर सुलेखा
सुशांत के साथ शहर में इधर उधर घूमती रही और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों जवाहर की बैलगाड़ी के पास चले आए। अरे तू यहाँ बैलगाड़ी में बैठकर खाना बेच रहा है? तेरी औकात तो यही करने की है। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? भैया आप मुझे हर एक डिश एक एक प्लेट लगा कर दो। जवाहर ने सुशांत को एक एक प्लेट हर डिश का दिया। खाना खाकर सुशांत को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सुलेखा के सामने कुछ कहा नहीं। रात को वो जवाहर के पास अकेला आया और बोला, सुनो, कई दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे शेफ नहीं मिल रहा था। तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? हाँ हाँ जरूर। लेकिन सुलेखा, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं कल उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। पापा मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। अगले दिन सुशांत ने सुलेखा के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुलेखा को धोखा मिल गया। जवाहर ने सुशांत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। यशोदा पूरी तरीके से ठीक हो गई और 1 साल के अंदर जवाहर करोड़पति बन गया। ये देखकर सुलेखा जवाहर के पास आई। जवाहर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे अच्छा तो मेरे 2 बैल हैं, बुरे वक्त में साथ तो देते हैं। जाओ यहाँ से, फालतू लोगों से बात नहीं करता। सुलेखा को सीख मिल जाती है और जवाहर यशोदा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मैं भूल गया था, आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा? है पकौड़े तलो। डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊँ, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रखी देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया, थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है?
ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं। इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी उसने। अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गयी। अचार ले लो, अचार, आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए, फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियाँ काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। गरिमा के पड़ोस में रहने वाली सुलोचना आंटी के बेटे की शादी एक दिन पहले ही हुई थी। गरिमा की सास कल्याणी का सुलोचना से बहुत मेलजोल और प्यार था, इसलिए सुलोचना और कल्याणी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती थी। अरे कल्याणी, शिल्पा बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं। कितनी देर में आ रही हो? अरे आ रही हूँ, शेखर और उसके पापा का लंच पैक कर रही थी। गरिमा बहू तैयार हो रही है ना, वो पीछे पीछे आती होगी। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहू सबके पैर छू लो और सबका आशीर्वाद लो। शिल्पा पैर छूकर सबका आशीर्वाद ले रही थी, पर वो एक हाथ से अपने सिर को भी खुजाए जा रही थी। क्या हुआ बहू रानी, सिर में जुए हैं क्या? जुए? अच्छा, अरे अरे, तभी सिर को खुजला रही है बहू। अरे क्यों मजाक कर रही हो बहू रानी से? बस भी करो, बेचारी शर्मा रही है। गरिमा बहू जाओ, बहू रानी को वहाँ सोफे पर बैठा दो। जाओ बहू, गरिमा के साथ जाओ। शिल्पा का हाथ ना चाहते हुए भी बार बार सिर में जा रहा था। गरिमा भी ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुलोचना और कल्याणी की छतें मिली हुई थी, इसलिए एक दूसरे की छत पर आते जाते सब कुछ पता चलता था। शाम के समय जब गरिमा छत पर कपड़े उतारने के लिए गई तो उसने देखा
शिल्पा छत की दीवार के साथ खड़ी हुई है और लगातार अपने बालों को खुजाए जा रही है। उसके हाथ में एक जुओं वाली कंघी भी है जिसे वो अपने बालों पर फेर रही है और गुस्से में बड़बड़ा रही है। आज अगर कोई मुझे देख लेता तो कितनी बदनामी होती। इन जुओं ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इन जुओं के साथ शादी नहीं करनी, मेरे सिर से नहीं जाती। मैं भी क्या करूं, खुजा खुजा कर मेरा सिर जख्मी हो गया है। पर इन जुओं ने तो मेरी जान ले रखी है। कैसे इन जुओं के साथ मैं ससुराल में रहूंगी? सबको पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। शिल्पा, ओ शिल्पा, जरा सुनो तो। अरे बाप रे, गरिमा की आवाज। अगर इसने मुझे रोक लिया तो ये जान जाएगी कि मेरे सिर में जुए हैं। मैं नीचे भाग जाती हूँ। अरे इसने तो मेरी आवाज ही नहीं सुनी, नीचे चली गई। गरिमा भी कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। गरिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहती, पर सिर में जुएं लोगों से कब तक छुप सकती थी। एक दिन शिल्पा ने सिर धोकर तौलिया बाहर आंगन में डाल दिया। उस पर जुएं चिपकी हुई थी। सुलोचना ने तौलिया देखा तो उसकी चीख निकल गई। हाय हाय, शिल्पा बहू के तौलिए पर इतनी सारी जुएं चिपकी हुई हैं। तभी मुंह दिखाई के फंक्शन में बार बार सिर खुजला रही थी। पड़ोस की औरतों ने भले ही मजाक किया था, पर कहीं न कहीं उनके मुंह से बात सच ही निकल गई। मैं अपने घर में जुए वाली बहू ले आई हूँ। सत्यानाश, अब मेरे सिर में भी खुजली होने लग गई है। लग रहा है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये देख शिल्पा के तौलिए पर कितनी जुएं चिपकी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है उसके सिर की जुएं तेरे सिर में भी आ गई हूँ। अब तू बच कर रहना, हमारा पूरा घर जुओं से भरने वाला है। अरे माँ, मैं जानता हूँ शिल्पा के सर में जुएं हैं। ये बात उसने मुझे शादी के अगले दिन ही बता दी थी। उसके सिर से जुएं नहीं जाती माँ, वो खुद बहुत परेशान है। शिल्पा बहुत शर्मसार हो रही थी और बात भी ऐसी थी जिस कारण उसे लज्जित होना पड़ रहा था। सुलोचना कल्याणी को इस बारे में बता देती है। अब तुम ही बताओ कल्याणी, हमारे घर में किसी के भी जुए नहीं हैं। गरिमा बहू को ही देख लो, इतने लंबे घने सुंदर काले बाल हैं। मजाल है कि सिर में एक भी जुआ हो। मेरी किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी। माँ जी, ये चाय। क्या बात है शिल्पा बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं और सुलोचना बरसों से सहेलियां हैं। आज तुम्हारी वजह से इसे कितना लज्जित होना पड़ रहा है। तुम अपने सिर को साफ क्यों नहीं रखती हो? आंटी जी, मैंने कई बार जुओं को खत्म करने की कोशिश की, पर वो वापस आ जाती हैं। मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल्याणी, चाय ध्यान से पीना। कोई पता नहीं इसके सिर की 2-4 जुएं चाय में ही ना गिर गई हो। अपनी सास सुलोचना की बात सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा भी उतनी देर में आ चुकी थी। वो ये बात सुन लेती है। अरे गरिमा बहू आओ, हम दोनों तो चाय पी चुके हैं। अगर तुम चाहो तो रसोई में एक कप बना लो। नहीं आंटी जी, मैं चाय पीकर आई हूँ। मैं तो माँ जी से उनकी अलमारी की चाबी लेने आई थी। वो दूध वाले का हिसाब करना है ना, तो पैसे और बिल निकालना था। पर मैं ये क्या देख रही हूँ आंटी जी, आपके इस तरह के व्यवहार से तो शिल्पा और दुखी हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तुम जानती भी हो शिल्पा बहू के सिर में। जी आंटी जी, मैं ये बात जानती हूँ। मैंने गरिमा को छत पर जुएं साफ करते हुए देख लिया था। पर हर परेशानी का हल जरूर होता है और हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि आज की तारीख में हर बीमारी का इलाज है। आप जानती भी हैं, आज की डेट में हम स्किन के डॉक्टर यानी कि त्वचा विशेषज्ञ एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से जुओं को मारने और जड़ से खत्म करने की दवाई ले सकते हैं। स्किन के डॉक्टर सिर में लगाने और साथ ही साथ खाने के लिए भी दवाई देते हैं, जिससे जुओं का खात्मा हो जाता है। गरिमा अभी ये बातें सुलोचना और कल्याणी को बता ही रही थी कि तभी शिल्पा दौड़ती हुई उसके पास आती है। गरिमा, गरिमा प्लीज प्लीज मुझे ऐसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ जो मेरे सिर की जुओं का खात्मा कर दे। मैं सचमुच इन जुओं से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे अरे, रोना बंद करो शिल्पा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कल्याणी, गरिमा बहू ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। शिल्पा को मैं अपनी बेटी की तरह इस घर में ब्याह कर लाई हूँ और मैंने एकदम से उसे डांटना शुरू कर दिया। गरिमा बहू, तुम शिल्पा बहू को ले जाना और एक अच्छे से स्किन के डॉक्टर को दिखा देना। जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। अगले दिन ही गरिमा शिल्पा को एक बहुत ही जाने माने स्किन के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शिल्पा को सिर में लगाने के लिए लोशन, शैम्पू और खाने के लिए टैबलेट्स देता है। शिल्पा डॉक्टर की सलाह पर कोर्स पूरा करती है और कुछ ही दिनों में उसके सिर से सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा कभी भी उसके सिर में जुएं नहीं पड़ती। उसके बाल भी साफ सुथरे, घने और लंबे हो गए थे। थैंक यू गरिमा, आज तुम्हारे कारण ही मेरे सिर की जुएं खत्म हुई। अगर तुम मुझे सलाह ना देती तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं तो अपने आप से ही कुछ न कुछ लगाकर जुओं को कुछ समय के लिए सिर से खत्म कर देती थी, पर वो फिर से हो जाती थी। पर इसका पूरा कोर्स होता है, ये बात मुझे तुमने बताई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? ऐसा मत सोचो, मैंने कहा ना तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। आज से हम पक्की दोस्त हैं।
गरिमा शिल्पा को गले लगा लेती है। जैसे सुलोचना और कल्याणी की दोस्ती थी, वैसे ही गरिमा और शिल्पा भी अच्छी पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त बन जाती हैं। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगे, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती है जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूँ अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।